कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, कोरोना काल की परिस्थिति को देखते हुए महाविद्यालय स्तर पर ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें आपके ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ आपकी समस्या समाधान भी की जाती है। आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग यानी कि EFM विभाग की तरफ से यह वीडियो बनाया जा रहा है और आज का अपना टॉपिक है निर्धनता, पॉवर्टी। चूँकि निर्धनता को हमने दो भागों में बांटकर वीडियो बनाया है और आज ये आपके सम्मुख पहला वीडियो है और मैं हूँ आपका अपना ज्ञानदूत डॉक्टर कन्हैया लाल। निर्धनता जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है, तो यह कहा जाता है कि समाज में व्यापक निर्धनता या गरीबी विद्यमान है। यह गरीबी को एक सामान्य तौर पर समझने के लिए व्यू है कि हम गरीबी किसे कहते हैं। तो गरीबी सामान्यतः क्या है कि जब समाज का एक बड़ा सा वर्ग अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम गरीबी की संज्ञा देते हैं। निर्धनता का अर्थ, जैसा आप सबको विदित है, अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु को बहुत ही सुनियोजित तरीके से परिभाषित किया गया है। यहाँ पर हर एक वस्तु का अर्थ अपने आप में बहुत ही एंटिक होता है, तो निर्धनता का अर्थ भी अपने आप में यूनिक है। अर्थशास्त्र के अनुसार निर्धनता अथवा गरीबी से तात्पर्य है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का न होना। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़रूरी एक एक वर्ड है। गरीबी का अर्थ है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का न होना। मीन्स इंसान को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं होती तो उसे ही हम निर्धनता या गरीबी की स्थिति कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये न्यूनतम रिक्वायरमेंट होती क्या है। तो उसमें हम इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती है। तो आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता केवल भोजन नहीं है, बल्कि इंसान की सामाजिक आर्थिक दशा को देखते हुए सारे पहलुओं को शामिल करती है। तो न्यूनतम आवश्यकता का तात्पर्य केवल भोजन से न होकर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। इस न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं के पूरा न होने पर मनुष्य को कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य और कार्यकुशलता की हानि होती है। वह बीमार और असक्षम हो जाता है, जिससे वह ताउम्र निर्धन ही बना रहता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब व्यक्ति को उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो वह कई तरह से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करता है, जिसकी वजह से वह अपने आप में असक्षम हो जाता है और वह एक निर्धनता के कुचक्र में फंस जाता है। निर्धनता की अवधारणाएं। अर्थशास्त्र में निर्धनता की दो प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी और निरपेक्ष निर्धनता यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आइए समझते हैं ये क्या होती है। सापेक्ष निर्धनता की अवधारणा। सापेक्ष गरीबी अथवा सापेक्ष निर्धनता से तात्पर्य है विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ, सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य ये मतलब होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो किसी और से, अपने जैसे समान पृष्ठभूमि या अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच में, जब एक देश या दूसरे देश के बीच में, एक वर्ग या दूसरे वर्ग के बीच में जो तुलनात्मक रूप से आप गरीब होते हो सकता है आपको लगे कि आप गरीब नहीं हो, लेकिन यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो आप अमीर या गरीब हो सकते हैं। तो ये जो तुलनात्मक रूप से जो गरीबी होती है उसे ही हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। जैसे जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर नीचा होता है, वह उच्च जीवन स्तर के लोगों अथवा देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए है, क्योंकि हमें लगता है कि 1 लाख रुपया खूब है,
लेकिन यदि हम अमेरिका या यूरोप के प्रति व्यक्ति आय देखें तो उनकी तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। तो वैसे भारत में आपको लग सकता है कि आप गरीब नहीं हैं, लेकिन यदि आप पश्चिमी देशों से तुलनात्मक रूप से देखोगे तो आप अपने आप को गरीब महसूस करेंगे। तो यही जो गरीबी आपको महसूस हो रही है उसी को इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष निर्धनता को हम देश की आय की असमानता के रूप में भी देख सकते हैं। जैसा कि कई बार आप अखबारों में भी पढ़ते हैं कि भारत का जो उच्च वर्ग है उसके पास राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा है और भारत का जो निम्न वर्ग है उसके पास राष्ट्रीय आय में बहुत कम हिस्सा है। यह एक लगभग टेंटेटिव आइडिया आपको दिया गया है यहाँ पर। उदाहरण के लिए भारत के निम्न स्तर के 20% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 9% भाग है, जबकि ऊपरी स्तर के 20% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग है। तो ये जो आपको आय की असमानता दिख रही है, ऊपर के जो 20% लोग हैं वो राष्ट्रीय आय का 50% हिस्सा खा जाते हैं, जबकि निम्न लेवल के जो 20% लोग हैं वो उनके पास में राष्ट्रीय आय में केवल 9% ही भागीदारी है। यह एक्चुअल फिगर नहीं है, टेंटेटिव है। तो ये केवल आपको समझाने के लिए कि आप देख सकते हैं भारत के अंदर भी अपन देखें तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में आपको ये जो आय की असमानता दिखती है, इसी आय की असमानता को अपन सापेक्ष गरीबी के अंदर शामिल करते हैं। और इस आय की असमानता को मापने के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का सहारा लिया जाता है। तो कई बार आपको ये पूछा भी जाता है कि आय की विषमता किससे मापी जाती है, तो किससे मापते हैं? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से। निरपेक्ष निर्धनता। अब अपन एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। निरपेक्ष निर्धनता से तात्पर्य उस न्यूनतम आय से है। ध्यान रखना, शब्दों पर सबसे जरूरी ये वर्ड है, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। निरपेक्ष निर्धनता से तात्पर्य उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होती है। इसका मतलब हम निरपेक्ष निर्धनता में उस मिनिमम आय को देख रहे हैं जिससे किसी परिवार की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, लेकिन वह परिवार उसे जुटाने में क्या है? असमर्थ। तो उस परिवार को गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताना पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण से बताऊं। मान लीजिए हम एक व्यक्ति का ही परिवार मानते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मान लीजिए एक व्यक्ति 1000 रुपये में आराम से अपने महीने का गुजारा कर सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति 1000 रुपये में एक महीना आराम से निकाल सकता है। यदि वो व्यक्ति 1000 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है या उसके पास में नहीं है 1000 रुपया भी, तो जाहिर सी बात है अब वो एक महीना आराम से नहीं गुजार पाएगा। तो इसका मतलब वह समाज के ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी आय 1000 से कम है उन सबको हम गरीब मानेंगे, और समाज के ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी आय 1000 से ज़्यादा है, चूँकि 1000 में हम मानते हैं कि आराम से एक महीना निकल सकता है। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, एक्चुअल में 1000 में कुछ भी नहीं होता आज की महंगाई को देखते हुए, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूँ। तो हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति 1000 से ज़्यादा कमा रहा है वो गरीब नहीं है, और जो व्यक्ति 1000 से कम कमा रहा है उसे ही हम अर्थशास्त्र में गरीब की श्रेणी में रखते हैं, और वही लोग रियल में निर्धन या पुअर पर्सन कहलाते हैं। तो ये निरपेक्ष अवधारणा है जो हमें ये सिखाती है कि भाई व्यक्ति की मिनिमम आय देखिए, मिनिमम आय कौन सी? जिससे वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उन सभी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो यदि वो मिनिमम आय प्राप्त कर सकता है तब तो वो गरीब नहीं है, और यदि वो मिनिमम आय प्राप्त नहीं कर सकता तो उसको हम गरीब की श्रेणी में रखेंगे। अब अपन इस वीडियो में निर्धनता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी देखते हैं ताकि आपको निर्धनता के बारे में एक थोड़ी बहुत समझ विकसित हो सके। निर्धनता की श्रेणियां। निर्धनता को एनसीईआरटी की किताब में कई अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें से मैंने बेसिकली 3 श्रेणियां लिखी है।
चिरकालीन निर्धन ये वो लोग हैं जो जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव निर्धन ही रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर कभी आ ही नहीं सकते या कभी आते ही नहीं है, उन व्यक्तियों को अपन चिरकालीन निर्धन कहते हैं। और इसके अंदर हम किनको शामिल करते हैं, जैसे अपन यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो भूमि रहित श्रमिक है, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो खेतीबाड़ी में केवल मजदूरी पर अपना गुजारा कर पा रहे हैं, उनको अपन शामिल करते हैं। और यदि शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो मतलब अनियमित मजदूर है, इसका मतलब जिनको रेगुलर जॉब नहीं मिल पा रहा है, कभी कभार जॉब मिल पा रहा है, उन व्यक्तियों को सामान्यतः हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं। तो चिरकालीन निर्धन मतलब वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा से ऊपर कभी आया ही नहीं, हमेशा गरीबी रेखा से नीचे ही रहा है, इसलिए वो जिंदगी भर हमेशा निर्धन ही रहा है। दूसरी श्रेणी है अल्पकालीन निर्धन। ये क्या होते हैं, जैसे मौसमी मजदूर है, मान लीजिए सीजन आई, जैसे फसल की कटाई की, बुवाई की, तो उनको रोजगार मिल गया, तो उस समय उनके घर पे अच्छा खासा पैसा आ जाता है। अच्छा खासा इन द सेंस कि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वो अपने परिवार का आराम से पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन कब, जब उनको रोजगार मिल जाता है और ज्यों ही मान लीजिए वो सीजन चली गई तो अब वो फिर से बेरोजगार हो गए, तो अब उनके घर में फिर से खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं जो कभी कभार जब पैसा आता है तो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं और वापस जब बेरोजगार होते हैं तो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। तो कभी कभार ये गैर निर्धन होते हैं और कभी कभार निर्धन होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं और उनको अपन अल्पकालीन निर्धन कहते हैं। फिर तीसरी श्रेणी है जो कभी निर्धन है ही नहीं, यानी कि आप अमीर कह सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी की किताब में बहुत वाइडली क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन मैंने इसको केवल 3 मेजर कैटेगरी में बांटकर आपको बताया है। आगे भविष्य में जब भी निर्धनता के बारे में और कंपटीशन के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो सारी कैटेगरी बहुत डिटेल से समझाऊंगा। तो तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, चूँकि ये कभी गरीबी रेखा से नीचे गए नहीं है, तो इनको अपन अनिर्धन या गैर निर्धन की श्रेणी में शामिल करते हैं। ये अमीर व्यक्ति है जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखा। तो ये है हमारी निर्धनता की 3 श्रेणियाँ। इसके अलावा एक श्रेणी मतलब जिसको अपन एक टर्म्स के रूप में कह सकते हैं, निरपेक्षता निर्धन। ये मतलब गरीबी का सबसे निकृष्ट और सबसे निम्नतम स्तर है। इसमें क्या होता है, इसमें उन समस्त व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो भूख, मृत्यु, भुखमरी को सहन करते हैं। इन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, इनके पास आधारभूत कौशल का अभाव है तथा सामान्यतः यह निरक्षर होते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त नहीं होता। वह केवल सीमित आर्थिक संसाधनों पर ही आश्रित होते हैं, अतः अस्वस्थता और अशक्तता के कारण वे अकुशल बने रहते हैं। तो कुल मिला के ये व्यक्ति अनपढ़ है, अकुशल है, इसके पास में कोई स्थायी रोजगार नहीं है और ऐसा कोई हुनर भी नहीं है जिससे ये कमा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा पर डे भूख का सामना करते हैं, उन व्यक्तियों को एब्सोल्युटली पुअर व्यक्ति कहा जाता है। पूर्णतया निरपेक्ष निर्धन व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है और ये व्यक्ति हम सब से जो निम्न स्तर पर गरीब है उस श्रेणी में इनको रखते हैं। निर्धनता रेखा अथवा गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन की अब अपन बात करें तो पॉवर्टी लाइन जो बार बार आप निर्धनता के चैप्टर में सुनते भी है, बात भी करते, जिक्र भी करते, तो आइए अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये गरीबी रेखा है क्या, ये निर्धनता रेखा है क्या। निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का कोई मानक मापदंड नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसकी परिभाषा अक्सर लोगों की न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। क्योंकि वैसे अपन गरीबी रेखा की डेफिनेशन की बात करें तो इसका कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन नॉर्मली एज यूजुअल अपन मिनिमम रिक्वायरमेंट के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। निर्धनता रेखा से तात्पर्य उस सीमा बिंदु इन द सेंस कट ऑफ पॉइंट से है। कट ऑफ पॉइंट मतलब एक होती है ना सीमा की, ये कट ऑफ, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो इतनी कट ऑफ गई, अब उससे नीचे है वो सिलेक्ट नहीं और उससे जो ऊपर है वो सिलेक्ट है। ठीक उसी तरह निर्धनता रेखा भी एक कट ऑफ लाइन है। जो लोग इससे नीचे है वो गरीब और जो लोग इससे ऊपर है वो उनको अपन गैर निर्धन या अनिर्धन की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब ये कट ऑफ लाइन है क्या? निर्धनता रेखा से तात्पर्य उस सीमा बिंदु से है जो सामान्यतः प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में होता है, जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन तथा अनिर्धन में विभाजित करता है।
ये निर्धनता रेखा एक्चुअल में क्या होती है, जैसा मैंने आपको अभी पहले पूर्व में निर्धनता का अर्थ बता रहा था, उस समय समझाया था, मैं उसी को लाता हूँ। मान लीजिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपया पर्याप्त है। तो ये जो 1000 रुपया शब्द आ रहा है, ये आपकी क्या हो गई, पॉवर्टी लाइन। इकोनॉमिक्स में इसी 1000 रुपये की सीमा को अपन क्या कहेंगे, गरीबी रेखा। अब जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति 800 रुपये कमा रहा है, तो 800 रुपये तो 1000 से कम है, इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए 2000 कमा रहा है, तो चूंकि 2000 1000 रुपये की लाइन से ऊपर है, इसका मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये जो एक कट लाइन है, एक सीमा है, उसी सीमा को अपन निर्धनता रेखा कहते हैं। अब ये तो मैंने उदाहरण बता दिया आपको, मान लीजिए 1000 रुपये वाला। अब इसके जो चौथा पॉइंट है उसको देखिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि, इस लाइन को ध्यान से सुनना, इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि निर्धनता रेखा व्यय के उच्च स्तर पर निर्धारित की जाती है तो गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी, तथा इसके विपरीत यदि निर्धनता रेखा निम्न स्तर पर निर्धारित की जाती है तो गरीबों की संख्या स्वतः ही कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। इसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपये का उदाहरण दिया, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक आइडियल कंडीशन में रखता हूँ। मान लीजिए अपन यदि ऐसा कहे, इस 1000 रुपये के उदाहरण से सीखते हैं। यदि मान लो सरकार ये कहती है कि अब गरीबी रेखा 1000 नहीं है बल्कि 10,000 है, मतलब जो व्यक्ति महीने का 10,000 कमाता है, ठीक है, वो गरीब नहीं है, और उससे जो कम कमाता है वो गरीब है। तो आप देखिए, जो ही हमने व्यय का आंकड़ा बढ़ाया, मतलब गरीबी रेखा को व्यय के उच्च स्तर पर लेके गए, तो ऑटोमेटिक गरीबों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि कल तक जो व्यक्ति 1100 या 1200 या 2000 कमा रहा था, हमने उसको गरीब नहीं माना था, लेकिन जो ही गरीबी रेखा बढ़कर 10,000 पर गई, तो अब 9,000 या 10,000 से जस्ट कम वाले सब के सब गरीब व्यक्ति की श्रेणी में आए कि नहीं आए? तो ऐसा करने पर क्या होगा, एकदम से गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत देखिए, यदि अपन गरीबी रेखा को 1000 रुपये से घटाकर 100 रुपये पर लेके आते हैं कि भाई 100 रुपये में व्यक्ति का गुजारा चल सकता है, तो अब 100 रुपये से जो भी ज़्यादा कमाएगा वो गरीब नहीं है। तो जो ही हमने उस व्यय की सीमा को निम्न स्तर पर लेके गए, तुरंत गरीबों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पूर्व में अभी अपन ने कहा कि 800 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी गरीब है, लेकिन इस नई वाली सीमा, यानी जब अपन 100 रुपये BPL लाइन को मान लेते हैं, तो 800 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो कल तक गरीब था लेकिन अब गरीब नहीं है। तो इससे ये हो रहा है कि ज्यों ही सरकार इस व्यय की सीमा को घटाती है तो गरीबों की संख्या स्वतः ही कम दिखने लगती है, और ये व्यय की सीमा बढ़ जाती है तो गरीबों की संख्या स्वतः ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए सरकार, आप देख लो, अक्सर आंकड़ों में यही कोशिश करते हैं कि गरीबी रेखा की जो सीमा है उसको कम से कम रखा जाए, ताकि हमारे देश में स्वतः ही गरीबों की संख्या कम दिख जाए। और ज्यों ज्यों ये पैसे बढ़ते जाएंगे, स्वतः ही गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी। अब एक गरीबी को मापने का फॉर्मूला भी है, जिसे निर्धनता व्यक्ति गणना अनुपात यानी कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात अथवा निर्धनता प्रभाव अनुपात कहा जाता है। यह गरीबी का मापक है, मतलब परसेंटेज शो करता है कि भाई गरीब कितने हैं आपके देश में। तो देखिए फॉर्मूला सीधा सा है, जो भी मतलब इस BPL लाइन से नीचे है, गरीबी इस पॉवर्टी लाइन से, BPL तो एक्चुअल में पॉवर्टी लाइन से जो नीचे उन लोगों को अपन कह रहे थे, वही संख्या जो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उस जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या के साथ यदि प्रतिशत निकाला जाए तो ये बताएगा कि आपके देश में निर्धनता कितनी है। तो ये जो फॉर्मूला है उसी को अपन हेड काउंट रेशियो कहते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए भारत में ये परसेंटेज आ रहा है 27%, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कुल जनसंख्या में से 27% लोग ऐसे हैं जो उस गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हमारे गरीबी को मापने का एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में निर्धनता अथवा गरीबी रेखा के दृष्टिकोण। अब अपन देखते हैं कि गरीबी रेखा को मापने या उसके संबंधी क्या क्या अपन ने अप्रोच अपनाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम निदेशक लॉर्ड बायड और के मतानुसार
2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग स्तर को गरीबी रेखा कहा गया था। ये हालांकि उन्होंने सबसे पहले अपने व्यू रखे थे, उसके बाद में तो अपन ने सब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने व्यू रखे हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी। भारतीय योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। कैलोरी मापदंड आपने खूब सुना होगा, आपने जब भी गरीबी की बात आती है कैलोरी मापदंड का नाम पहले आता है। तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु भोजन में कैलोरी की मात्रा को आधार बनाया गया है। मतलब हमने क्या किया, गरीबी को मापने के लिए कैलोरी मापदंड अपनाया है। ये कैलोरी मापदंड क्या है, जिसके अनुसार उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन BPL माना जाता है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम मिलता है। सबसे जरूरी वर्ड, इनसे कम मिलता है। ज्यों ही आपके भोजन से यदि इससे कम आपको कैलोरी मिल रही है तो आप मान के चलिए आप गरीब है, आप BPL है। और यदि इससे आप जो भोजन कर रहे हैं उससे इससे ज़्यादा कैलोरी मिल रही है तो आप निर्धन नहीं है। सरकार ये मानती है कि ये इतनी कैलोरी का भोजन यदि आपको मिल रहा है तो आप गरीब नहीं है। और यदि आप जो भोजन खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए गरीब आदमी एक रोटी खाने को मिली और एक रोटी से उसको 2100 या 2400 कैलोरी नहीं मिल पा रही है तो जाहिर सी बात है वो गरीब है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि जैसे 6 रोटियाँ 5 तरह की सब्जियां खा रहा है तो उसको इतनी कैलोरी आराम से मिल रही है। अब 5 तरह की सब्जियां खा रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये कैलोरी मापदंड है। वर्ष 2008-9 में केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या की पहचान करने हेतु एक नया फॉर्मूला सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु भोजन में कैलोरी के स्थान पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर व्यय को नए फॉर्मूले का आधार बनाया था। प्रोफेसर तेंदुलकर ने एक जो नया फार्मूला दिया था उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो कैलोरी मापदंड था उसके स्थान पर इन्होंने उपभोग की जो है वस्तु है उन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है फिर उसको कैलकुलेट करके गरीबी रेखा दी थी। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था क्योंकि बहुत कम पैसे आ रहे थे जिससे लग रहा था कि एक आज के ज़माने में इतने पैसों में व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, फिर नई उसकी कमेटी बैठे और फिर उस पर नई गाइडलाइन आई, मतलब फिर से नई निर्धारण किया। तो ये विस्तार से मैं आपको कंपटीशन के लिए जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल से सारे डेटा सहित आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेज आए थे और अब अपन रिसेंटली क्या कर रहे हैं। क्योंकि कॉलेज स्तर पर आपको एक बेसिक समझ पैदा करनी है इकोनॉमिक्स के प्रति, इसलिए इसको यहाँ पर ज़्यादा मैंने डेप्थ में नहीं बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आज के लिए धन्यवाद।